हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स में। इसमें हम आपको एनसीईआरटी के माध्यम से जियोग्राफी कवर कर रहे हैं। इसमें हम कल प्रीवियस वाले वीडियो में हमने लेसन 2 पढ़ा, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, जिसमें हमने काफ़ी कुछ नई बातें सीखी। अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा, अक्ष किसे कहते हैं उसके बारे में हमने जाना, विषुवत या भूमध्य रेखा कैसे बनती है, अक्षांश रेखाएं कैसे बनती हैं। फिर ताप कटिबंध क्षेत्र जो होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ पाया जाता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। इतनी सारी बातें हमने सीखी। आज हम आगे पढ़ेंगे देशांतर क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ताप कटिबंध के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो कि पहला क्या हमने बताया था, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कहाँ पाया जाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। ये तो हो गया कि वह क्षेत्र पाया कहाँ जाता है। अब उष्ण कटिबंध की विशेषता क्या? उष्ण माने क्या हो गया? ऊष्मा। उष्ण माने क्या हो गया? ऊष्मा। तो जहाँ पे सबसे अधिक तापमान पाया जाता है, या ये कह लें कि वर्ष भर सूर्य हमें दिखता है, उसे क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। इसके बाद आपने पढ़ा क्या? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्या होता है? शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास वाला, यानी उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का भाग, दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का भाग ही क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। शीत कटिबंध से साफ जाहिर हो रहा है शीत कटिबंध जहाँ ठंड बहुत अधिक पड़ती होगी, उसे वो शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। तभी तो जो ऊपर जैसे आप विश्व का जब मैप देखें तो ग्रीनलैंड वगैरह है, तो वहाँ वो शीत कटिबंध में आते हैं। शीत कटिबंध में आते हैं इसलिए वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा अधिक होती है। अब एक क्या हमने पढ़ा? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध मतलब क्या बन रहा है? शीत कटिबंध, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण, यानी जहाँ पर ठंड भी होगी और गर्मी भी होगी। यहाँ पर जहाँ पर ठंड और गर्मी दोनों पाई जाए, यानी मध्यम तापमान रहता हो, उसे हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब आगे आज हम शुरू करते हैं देशांतर क्या है। देखिए, कल हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में सीखा, और अक्षांश रेखाओं का संबंध किससे होता है? ताप कटिबंध से होता है। आज हम पढ़ेंगे देशांतर क्या है, और देशांतर क्या है, प्रमुख यामोत्तर किसे कहते हैं, इसके बाद देशांतर का मानक समय के साथ क्या संबंध है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम समझते हैं देशांतर क्या है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये बात आपने पढ़ी। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ही क्या कहलाती हैं? हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? ये देखिए, जैसे हम उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिला रहे हैं, ये क्या कहला बन रहा है? ये देशांतर रेखाएं मिल रही हैं। तो देशांतर रेखाएं आप समझ पाए, वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने से बनती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अब इसमें भी क्या होता है, आप थोड़ा सा समझ लेंगे। इसमें भी थोड़ा समझ लेंगे। जैसे देखें, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये वाला चित्र जो बना हुआ है, ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है। ये 0 डिग्री रेखा को ही प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमुख यामोत्तर। अगर आपसे पूछा जाए प्रमुख याम्योत्तर क्या कहा जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी जैसे हमने अक्षांश में देखा था कि 23.5 डिग्री, हर 1 डिग्री पे लाइन होती है, इसी तरह यहाँ भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करके पूरा चारों तरफ लाइन होती है। और जब आपसे यहाँ पूछ दिया जाए कि देशांतर रेखाएं कुल कितनी होती हैं, हमने वहाँ पे आपको बताया था अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो 179 बताई थी आपको। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पूछ दिया जाए देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो 360 होती हैं। कितनी होती हैं? 360। देखिए, 1 2 3, 180 एक तरफ, 180 एक तरफ, टोटल कितनी हो जाएंगी? 360। तो देशांतर रेखाओं के बारे में आप समझ गए कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती। एक चीज़ और आप समझेंगे कि जैसे ये आप ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सबसे कम कहाँ होती है और सबसे अधिक कहाँ होती है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा खींची हुई है,
और एक जैसे ये देशांतर रेखा खींची हुई, ये देशांतर रेखा खींची हुई। तो देखिए ये जो भूमध्य रेखा होती है जहाँ पे पृथ्वी सबसे ज़्यादा उभरी होती है, वहीं दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सबसे अधिक होगी। तो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है? भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त रेखा जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सबसे अधिक होती है। और आपसे पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं में दूरी सबसे कम कहाँ होती है, तो जहाँ ध्रुवों पे सबसे कम होती है। देखिए जहाँ ये मिल रही हैं जाके, जहाँ ये मिल रही हैं जाके ये ऐसे, यहाँ सब दूरी सबसे जीरो हो जाती है जाके। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए कि दूरी की बात अगर पूछ ली जाए तो। यहाँ आपको देखें ये प्रमुख यामोत्तर के बारे में बता रहा है। प्रमुख यामोत्तर क्या है? इस यामोत्तर को प्रमुख क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चय किया ग्रीनिच, ये ग्रीनिच शब्द लिखा है, ग्रीनिच शब्द नहीं, यहाँ ग्रीनविच होगा। क्या होगा? ग्रीनविच। ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए ये जो 0 डिग्री लाइन है, अभी हमने आपको बताया कि ये जो 0 डिग्री लाइन है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ये प्रमुख यामोत्तर की आवश्यकता क्या पड़ी, इसको प्रमुख यामोत्तर क्यों कहना पड़ा? देखिए जैसे देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ से ही हमारा जो है मानक समय जो निर्धारित होता है वो देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही हुआ। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो हमारी घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इतनी बात आप समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वो कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। इतनी बात आप समझ गए। अब क्या हुआ कि पृथ्वी ऐसे घूमेगी, अपने अक्ष पे घूर्णन करेगी, सूर्य कहाँ निकलता है? पूर्व पे। तो वो ऐसे यहाँ से प्रकाश पड़ेगा। तो जो इधर वाले एरिया होंगे, यानी कि जो पूर्व में जो क्षेत्र या पूर्व में जो एरिया होंगे वहाँ प्रकाश पहले पड़ेगा, और जो पश्चिम में एरिया होंगे जब पृथ्वी ऐसे धीरे धीरे घूमेगी ऐसे ऐसे, तब जाके उनमें प्रकाश कहाँ पड़ेगा? बाद में पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, थोड़ा सा इस भाषा को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, कि जब देशांतर रेखाएं खींची जा रही थी तो ये हुआ कि भाई कहीं पे एक हमें किसी को तो प्रमुख यामोत्तर मानना पड़ेगा, किसी को एक को हमें प्रमुख यामोत्तर मानना पड़ेगा, वहीं से हम समय का निर्धारण करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी रेखा कहाँ से गुजरती है? तो जीएमटी रेखा ब्रिटिश यानी इंग्लैंड से राजकीय वेधशाला से होकर गुजरती, इसी को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? प्रमुख यामोत्तर भी कहा जाता है, या 0 डिग्री देशांतर भी हम इसे कह सकते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जब अक्षांश रेखा होती तो जो भूमध्य रेखा होती यानी कि जो विषुवत वृत्त रेखा होती, ये इसे उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी को और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। इसी प्रकार जो हमारी ये प्रमुख यामोत्तर है ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर देगी। ठीक है, आगे अभी पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या समझाना चाह रहा है और इसका अर्थ क्या निकाल रहा है। ये उसने देखिए वर्ल्ड का मैप आपको बना के दिया है, और ये इसमें दिखा रहा है, ये देखिए ये ग्रीनविच मीन टाइम रेखा जा रही है जो कि इंग्लैंड से होके गुजरती। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है वो आप समझेंगे। देखिए एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है उसे ध्यान देंगे। आप देखिए ये ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है। अब ये देखिए जैसे जैसे हम ये पूर्व की तरफ जा रहे हैं, यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 +6, और ये देखिए अपना भारत है, ये भारत है, ये भारत यहाँ पे है। और यहाँ जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं -1 -2 -3 -5 -6 -7 ऐसे, ये क्या दिया हुआ? ये समय दिया हुआ है। तभी तो आप देखते होंगे कि अगर कहा जाता है भारत का समय जीएमटी से कितना आगे, बोलते हैं 5.5 घंटा आगे। क्यों आगे होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, पूरा निकालना सिखाऊंगा कि ये जीएमटी से 5.5 घंटा आगे किस बेसिस पे होता है। ठीक है, आगे अभी समझते हैं इस चीज़ को। चलिए
देखिए क्या है हमारा अगला टॉपिक, क्या है, देशांतर और समय। तो ये आप देशांतर पढ़ रहे थे, प्रमुख यामोत्तर समझ गए क्या है। अब आगे हम चीज़ों समझने की कोशिश करेंगे, देशांतर और समय। देशांतर और समय क्या है? समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक हो अतः स्वाभाविक ही यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। तो जैसे हमने आपको बताया, देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम क्या करेंगे, समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। आगे देखिए, ग्रीनिच बार बार दे रहा है, ये ग्रीनविच है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थान पर क्या होगी, दोपहर होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती, ये बात मैंने आपको बता दी, पृथ्वी कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती। तो अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच से क्या होगा, आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। बात समझ गए? क्या होगा कि जो, देखिए ये पृथ्वी है, ये हमारी ग्रीनविच रेखा हो गई या प्रमुख यामोत्तर हो गई। तो देखिए यहाँ सूर्य है, तो उसने क्या कहा कि जो हमने समय का निर्धारण किया है, समय का जो निर्धारण किया है वो सूर्योदय और सूर्यास्त से किया गया है। तो जो क्षेत्र हमारे पूर्व में पड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको पहले सूर्य का प्रकाश मिलेगा, यानी वहाँ सूर्योदय पहले दिखेगा। तो इसलिए यहाँ ग्रीनविच मीन टाइम से यहाँ के समय को आगे रखा गया है, प्लस में रखा गया है। हमारा भारत कहाँ है, यहाँ कहीं पड़ता है। हमारा भारत कहाँ है, पूर्व में है और उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो हमारे भारत पे सूर्य का प्रकाश ग्रीनविच से यानी इंग्लैंड से पहले मिलेगा, इसलिए यहाँ टाइम क्या चलता है, 5 घंटे अधिक रहता है, 5.5 घंटे अधिक रहता है। कैसे आता है वो 5.5 घंटे अधिक, वो भी हम बताएंगे आपको, समझें वो कैसे आता है। देखें, ये पृथ्वी है, ये आप समझ गए कि पृथ्वी जो है भाई पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। कल हमने जब आपको लेसन 1 पढ़ाया था, देखिए चीज़ों को रिलेट करते हुए चलेंगे। जब हमने लेसन 1 पढ़ा था, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे घूर्णन 24 घंटे में करती है, एक दिन का समय लेती है। कितना समय लेती है, एक दिन का समय लेती है। एक दिन यानी 24 घंटे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने का मतलब है 24 घंटे में जो पृथ्वी है, 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही है, 360 डिग्री। कितना घूम रही है, 360 डिग्री। अगर हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर दें तो हम निकालेंगे कि पृथ्वी जो है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, 24 घंटे में, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है। इसे अगर हम यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट कर दें, तो हम यहाँ से निकालेंगे कि पृथ्वी जो है 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है। कितना घूम रही है, 4 मिनट में 1 डिग्री। आप इसको कर लेंगे, 24 घंटे में घंटे को मिनट में बदलेंगे तो यहाँ से निकल आएगा पृथ्वी 4 मिनट में जो है 1 डिग्री घूम रही है। इतना समझ गए, 4 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। यहाँ ध्यान दें, 4 मिनट में 1 डिग्री। अगर हम यहाँ से 15 का गुणा करा दें तो हम निकालेंगे 60 मिनट में 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। यानी कि अगर हम कहें तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अच्छा, अब हम आते हैं, पहले तो भारत की स्थिति क्या है थोड़ा समझेंगे। देखिए ये भारत है, इस चित्र को ध्यान से देखें। पहले भारत की स्थिति क्या है, भारत जो है 68 डिग्री, 68 डिग्री और 97 डिग्री पूर्व पूर्व में स्थित है। क्योंकि हमने आपको बताया कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तभी देखिए यहाँ यहाँ लिखा हुआ है 68 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी, 97 डिग्री पूर्वी। अच्छा, तो अब ये 82.5 डिग्री क्या है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। हुआ क्या कि भाई ये हुआ कि जो यहाँ पर भारत का जो यहाँ पर राज्य होगा, या जो यहाँ पर जगह होगी, या जो यहाँ पर जगह होगी, तो जब पृथ्वी धीरे धीरे घूमेगी तो यहाँ से यहाँ के बीच समय में जो अंतर होगा वो लगभग 2 घंटे का हो जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ जो ट्रेनें चलती हैं उनमें फिर समय निर्धारित करने में क्या होगी, समस्या होगी। यहाँ अलग समय चलेगा, यहाँ अलग समय होगा। ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया कि ये निर्धारित हुआ कि भारत में भी एक मानक समय बनाया जाए। तो भारत में मानक समय कैसे डिसाइड किया गया, भारत 68 डिग्री इधर स्थित है, 97 डिग्री
68 डिग्री से भारत का विस्तार क्या है, 68 डिग्री पूर्वी से 97 डिग्री पूर्व में। तो देखिए टोटल अंतर इधर कितना है, लगभग 29 का। तो इसका आधा कितना हुआ, 14.5। तो यहाँ से 68 से 14.5 या 97 से 14.5 घटा के यहाँ हमने यहाँ बीच में एक लाइन खींच ली कि अब हम इसको अपना स्टैंडर्ड मानक समय यहाँ से निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो भारत की जो IST रेखा है वो 82.5 डिग्री से होकर गुजरी है। कहाँ से गुजरी है, देखिए प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम GMT जिसे कहते हैं, वो हमारी इंग्लैंड से गुजरती। भारत की जो मानक समय है उसे हम IST कहते हैं, मानक समय रेखा जो है उसे IST कहते हैं। वो कहाँ से गुजरी है 82.5 डिग्री से। अच्छा, ये 82.5 डिग्री से गुजरी हुई है। अब यहाँ पे समझेंगे एक चीज़ और, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें आपको बता देता हूँ। 82.5 डिग्री से गुजरी, पूछा जाता है कि IST रेखा कहाँ से होकर गुजरती। तो ये आपकी इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी के पास से होके गुजरती है। अच्छा, और एक चीज़ और है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए भारत की जो ये IST रेखा या जो मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कौन से 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, और एक चीज़ और, जैसे ये भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है इसे कहते हैं, इस जगह का नाम है किबीथू। क्या नाम है, ये भी प्रश्न आप याद रखेंगे। किबीथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और जो इधर इधर जो सबसे इधर पश्चिमी हिस्सा है ये जगह का नाम है गोहार मोता। क्या नाम है, गोहार मोता, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा किबूथू अरुणाचल प्रदेश और सबसे इधर पश्चिमी हिस्सा गोहार मोता गुजरात में। ठीक है, ये तो हो गई कुछ एक्स्ट्रा बातें। अब हम बात कर रहे थे कि भाई भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे क्यों है, वो हम समझ रहे थे। तो हमने ये बात निकाल ली थी कि भाई जो पृथ्वी है जो वो 4 मिनट में 1 डिग्री का घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है। जो प्रमुख यामोत्तर है या जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है वो कितनी है, 0 डिग्री। भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी है, 82.5 डिग्री। तो अब आप देखिए कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगा, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। तो हम 82.5 का दोनों तरफ गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 330 मिनट। हमने क्या पाया, 330 मिनट। तो अब समझ में आया कि 330 मिनट का अर्थ क्या हुआ, 330 मिनट का अर्थ क्या हुआ, 5 घंटा 30 मिनट। क्या अर्थ हुआ, 5 घंटा 30 मिनट। तो बात समझ में आई आपको कि 5.5 घंटा आगे क्यों है, क्योंकि जो कि प्रमुख यामोत्तर है यानी जहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है, GMT रेखा जो है वो 0 डिग्री से होके गुजरी है, और भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री से होके गुजरी है। तो पृथ्वी को 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लग जाएगा, 5.5 घंटा का समय लग जाएगा। इसलिए वो भी प्लस 5.5, क्या प्लस 5.5, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा समय चलेगा, आगे चलेगा। जैसे वहाँ जब रात का 12 बज रहा होगा, यहाँ सुबह 5:30 बज रहा होगा। समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्योदय पहले होगा। यही तो आपने सुना, क्योंकि हम पूर्व में स्थित हैं। अगर यही हम पश्चिम में स्थित होंगे, जैसे जैसे अब इंग्लैंड के जो उस तरफ पश्चिमी भाग होगा, पश्चिमी एरिया होगा इंग्लैंड का, इंग्लैंड के तरफ या इंग्लैंड के जो पश्चिम में देश स्थित होंगे वहाँ पे क्या होगा, समय माइनस में होगा। बात समझ गए, क्यों होता है 5.5 घंटा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। क्या सीखा आपने, थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। प्रमुख योमत्तर क्या है, जो वह रेखा जो ग्रीनविच से ब्रिटिश में स्थित राजकीय वेधशाला से होकर गुजरती है, राजशाला से होकर गुजरती है, उसे प्रमुख यामोत्तर या 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। अब ये देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि हम एक मानक समय निर्धारित कर सकें। अच्छा, अब ये
भारत के मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम जो वहाँ का समय है, वहाँ से 5.5 घंटा का अंतर क्यों है, ये बात आप समझ गए। क्योंकि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो अगर हम निकालेंगे तो पृथ्वी जो है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। और हमारा जो भारत का जो IST रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरा है, 82.5 डिग्री से। और ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री से, यानी 82.5 डिग्री का अंतर है। अगर हम 82.5 का गुणा कराएंगे तो 82.5 डिग्री में समय जो लेगी, कितना लेगी, 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब 5.5 घंटा। इतनी बात आप समझ गए। देखिए यही चीज़ें यहाँ दी हुई हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय। ये क्यों मानक समय, भारत में मानक समय की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत की जो यहाँ से यहाँ तक विस्तार है, ये जो विस्तार है, अगर हम ये नहीं करते तो यहाँ पे जब 5 बज रहा होता तो यहाँ 7 बज रहा होता। तो जो हम भारत में एक सामंजस्य की स्थिति नहीं बना पाते। अब यहाँ से ट्रेन 5 बजे चली, वहाँ 7 बज रहा है, तो नहीं बन पाता। इस वजह से हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती ये भी मैंने आपको बताया। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं। ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती। कितने राज्यों से होकर गुजरती हमने ये भी आपको बताया, 5 राज्यों से होकर गुजरती। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया। ये दिया है कुछ देशों का देशांतरी विस्तार जितना अधिक होगा वहाँ पे हमें उतने ही ज़्यादा मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 समयों को अपनाया गया है। जैसे हमारे यहाँ एक ही है IST, उसी तरह रूस में जो है 11 मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, यहाँ से ये आपका लेसन खत्म हो गया। इसमें जो इतनी बात आपको पढ़ने लायक थी, जो या याद करने लायक थी, वो सारी बातें हमने आपको कवर कर दी। अब देखिए यहीं पे आगे थोड़े से क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं। क्या है, पृथ्वी का सही आकार क्या है, भूभाग के आकार का है, ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप है। कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या है, आपको पता है, 23.5 डिग्री उत्तर। उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, पता है आपको, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, आपको पता है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। और आपसे पूछा जाए कि एक चीज़ आपसे और पूछी जा सकती, ग्रिड क्या होता है, तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं से ये बनने वाला जाल ही क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। आपसे पूछा जाए ग्रिड क्या है, जैसे हो सकता है इसमें आगे एक क्वेश्चन दिया है ऐसा ग्रिड करके। हाँ ये देखिए, ग्रिड किसका जाल है, ग्रिड किसका जाल है, तो इसका ऑप्शन होगा एक का। अक्षांश रेखाओं व देशांतरी यामुत्रों का जो जाल बनता है उसे ही ग्रिड कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये लेसन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इससे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी समझ में आ गई। देखिए आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 का NCERT पढ़ रहे हैं। देखिए सब जगह आपने सुना होगा कि किसी भी GK को कवर करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो NCERT ही है। आप यकीन करेंगे कि जब हम एक में ये NCERT को धीरे धीरे, अभी कक्षा 6 का कर रहे हैं, इसमें लगभग 9 लेसन हैं। ये 9 लेसन हम ख़त्म कर लेंगे, फिर हम कक्षा 7 का करेंगे। इस तरह से जैसे ही हम एक महीने में 2-3 क्लास का NCERT 6, 7, 8 का ख़त्म कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपको लगेगा कि हमने काफ़ी GK, काफ़ी जियोग्राफी सीख लिया है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की, अब इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।